अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो पुराने लेक्चर के अंदर जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो पहला पार्ट था BLDC का, वहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कन्वेंशनल DC मोटर में क्या क्या प्रॉब्लम थी। चलो ठीक, फिर हमने देखा दो सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो था फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर लॉसेज हो रहे थे, और दूसरा था कि कम्यूटेटर और ब्रश का जो हमने इस्तेमाल करा था वहाँ पे भी लॉसेज हो रहे थे। तो भाई हमने कहा कि ठीक है भाई, फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज हैं उनको हम परमानेंट मैग्नेट DC मोटर से दूर कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर हम बात करते हैं कम्यूटेटर के अंदर लॉसेज जो हो रहे थे, जो ब्रश में लॉसेज हो रहे थे, इनको रिमूव करने के लिए हमने ब्रशलेस DC मशीन की डिज़ाइन करी। समझ में आया? इस मोटर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई देखो, अगर आपको ब्रशलेस DC मोटर डिज़ाइन करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि कम्यूटेटर और ब्रश का काम क्या है, वो हमने सीखा। देन हमने देखा कि भाई AC का क्या काम है DC मशीन में, DC मशीन के अंदर AC कर क्या रही है आखिर, ये भी सीखा। हमने कन्वेंशनल मोटर की बारे में डिस्कस करा कि कैसे कन्वेंशनल मोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग रोटर पे करते थे और क्यों करते थे। ठीक, फिर फाइनली हमने ब्रशलेस DC मोटर बनाई जिसके अंदर हमने आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे कर दी और फील्ड वाइंडिंग की जगह परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करा रोटर के ऊपर, ठीक। और ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर की। ये चीज़ करके हमने क्या करा, ब्रशेस और कम्यूटेटर को, यानी कि जो भी लॉसेज हो रहे थे उन सारे लॉसेज को सिस्टम से बाहर कर दिया। फाइनली मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर के थ्रू जो DC सप्लाई हम दे रहे हैं वो AC में कन्वर्ट हो जाएगी, और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर हम जब उस AC को भेजेंगे तो जो नेसेसरी कंडीशन थी कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स फिक्स पोलैरिटी और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर वेरिएबल पोलैरिटी, ये दोनों हमें मिल जाएंगी और BLDC मोटर जो होगी वो रन करना स्टार्ट कर देगी। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ BLDC मोटर। यानी कि अगर तुम मार्केट में खरीदने जाओगे BLDC मोटर तो वहाँ पे अलग अलग रेट की मोटरें मिलेंगी आपको, अलग अलग टाइप की मिलेंगी। तो भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि किस टाइप की मोटर आपको लेनी है या किस बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन BLDC मोटर की कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो BLDC के अंदर तुम रोटर का इस्तेमाल कर रहे हो उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तुम्हें BLDC मोटर अलग अलग रुपए अलग अलग टाइप की मिल सकती हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ पोल आर्क। मैंने आपको बताया कि BLDC मोटर के अंदर आपको पता होगा हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग की जगह एक परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो परमानेंट मैग्नेट हमने रोटर पे रख रखा है। ना ये रोटर हो गया, इसके ऊपर परमानेंट मैग्नेट यानी कि नॉर्थ साउथ रख दिया। ना ये जो नॉर्थ साउथ है भाई, ये ऐसा एक बार मैग्नेट थोड़ी होता है नॉर्थ साउथ, बल्कि हम जानते हैं जैसे DC मशीन में आपको याद होगा, DC मशीन के अंदर हम नॉर्थ एंड साउथ की जो फील्ड इस्तेमाल करते थे वो ऐसे बार मैग्नेट की तरह नहीं करते थे, उसके ऊपर कुछ इस तरीके का पोल शो लगाते थे। रीज़न क्या होता था, सिंपल सा, कि हमें हर बार यानी कि रोटर से जब भी तुम पूछोगे हमेशा तुम्हें 90 डिग्री परपेंडिकुलर फ्लक्स मिले, सो डैट वी गेट मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड। यानी कि देखो, क्योंकि क्या होगा, अगर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम EMF इंड्यूस होगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे 90 डिग्री से लेस पे जाओगे तो ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, यानी कि अगर हम फील्ड वाइंडिंग की जगह परमानेंट मैग्नेट को रोटर पे लगा रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का बार मैग्नेट की तरह नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर भी कुछ ये शेप का आपको मैग्नेट देखने को मिलेगा, जैसा कि सेलिएंट पोल मशीन के अंदर देखने को मिलता था। आपने मेरे लास्ट लेक्चर पुरानी सीरीज़ अगर अटेम्प्ट की हो, देखी हो सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स के बारे में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब ये ऑन द बेसिस ऑफ पोल आर्क, लेंथ ऑफ पोल आर्क। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पोल आर्क की लेंथ। ये देख रहे हो, ये जो तुमने ये जो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आपको दूसरा कलर ले लेते हैं, पीला कलर लेते हैं। ओके, तो देखो ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस गई है यहाँ तक, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पोल आर्क। ठीक है, तो एक पोल की आर्क कितनी है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से साउथ की भी ये हो गई आपकी पोल आर्क, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, क्लियर हो गया। तो इसके बेसिस पे लेंथ ऑफ पोल आर्क, भाई पोल आर्क कितनी बड़ी ले रहे हो, इसके बेसिस पे भी हम BLDC मोटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ एंड फाइनली हम क्या करते हैं, हम थर्ड कंपोनेंट पे आ जाते हैं। वेट,
फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जो तीसरा कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। यानी कि देखो अभी मैंने पुराने लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर का काम भी बताया था कि वहाँ पे उसका काम क्या होता है, इन्वर्ट करना, यानी कि डीसी को कांस्टेंट पोलैरिटी करंट को एक अल्टरनेटिंग पोलैरिटी करंट में कन्वर्ट करना। ना यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर मार्केट में बहुत तरीके के अवेलेबल हैं, तो इस बेसिस पे भी हम BLDC मोटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया बेसिक। अभी हम इसके अंदर घुसेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कैसे और कितने तरीके की BLDC मोटर पॉसिबल है ऑन दीज 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या कोई अगर आपसे वाइवा पूछता है, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि BLDC मोटर को क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ये मैंने बहुत बार लेक्चर में ये चीज़ कवर करी है कि भाई किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक सर्टेन पर्सन अच्छा है, तो किस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं, खेलने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है। उसी तरीके से BLDC मोटर भी 3 तरीके के बेसिस हैं जिस पे डिफरेंशिएट की जा सकती हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अब चलते हैं अपनी ये पहली क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर हम रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इस बेसिस पे, रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले रोटर को समझने से पहले हम स्टेटर की अगर बात कर लें, भाई स्टेटर की क्या बात है। स्टेटर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये स्टेटर जो है स्टेटर फ्रेम है BLDC मोटर का। खास बात क्या होती है, ये इसके ऊपर स्टेटर के ऊपर अभी हमने पीछे सीखा था कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना। ये जो स्टेटर फ्रेम होता है ये लगभग सिमिलर होता है जैसा कि हम लोग इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल करते थे। इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है बिल्कुल वैसा ही स्टेटर हम लोग BLDC में यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है। BLDC मोटर में आपको याद होगा 3 फेज इंडक्शन कह लो या सिंक्रोनस मशीन कह लो, सेम इस तरीके का कुछ हम लोग स्टेटर का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जब भी हम स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्टेटर, हम सिंपली स्टेटर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया, इसमें कोई डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं रोटर स्ट्रक्चर पे। तो रोटर स्ट्रक्चर जो है 2 तरीके के बनाए जा सकते हैं BLDC में। पहला है सरफेस माउंट परमानेंट मैग्नेट रोटर, यानी कि इसका अगर हिंदी सिग्निफाई करूं तो सरफेस के ऊपर माउंट की गई परमानेंट मैग्नेट। देखो ये तुम्हारा सरफेस हो गया, दिस इज रोटर सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर हमने ये क्या है, दीज आर परमानेंट मैग्नेट। तो सरफेस माउंट यानी कि रोटर के सरफेस के ऊपर माउंट यानी कि बनाई गई परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा। तो भाई रोटर सरफेस माउंट परमानेंट मैग्नेट रोटर के अंदर क्या होता है, जो भी रोटर की परमानेंट मैग्नेट होती है वो सरफेस के, रोटर के सरफेस के बाहर निकली होती हैं। इस तरीके से कुछ इनका प्रोजेक्शन जो होता है वो आउटवर्ड प्रोजेक्शन होता है। आउटवर्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ये जो शेप देख रहे हो, ठीक है, ये जो निकली होती हैं ये बाहर की तरफ निकली होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, और अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप की तो वह इंटीरियर माउंट परमानेंट मैग्नेट रोटर। यानी कि इसके अंदर हम लोग ने क्या करा, रोटर के सरफेस के बाहर बनाने की जगह परमानेंट मैग्नेट को अंदर भेज दिया, अंदर भेज दिया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इनका जो प्रोजेक्शन है, यानी कि ये जो देख रहे हो परमानेंट मैग्नेट, ये कहाँ लगी है, ये इनवर्ड प्रोजेक्शन है, इनवर्ड प्रोजेक्शन। तो ये चीज क्लियर हो रही होगी। यानी कि आउटवर्ड प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो रोटर के ऊपर लगी होती हैं, और इंटीरियर में क्या होता है, ये रोटर के अंदर लगी होती हैं। रोटर बाहर से एकदम स्मूथ दिखता है, लेकिन उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट जो होती हैं इस तरीके से पर्टिकुलरली अरेंज होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि भाई क्या अंतर आया। तो अगर पहले बात करें इस पर्टिकुलर की, यानी कि रोटर माउंट वाले की, ठीक, जिसमें आउटवर्ड प्रोजेक्शन होगा, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अनइवन सरफेस। यानी कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे जो सरफेस होगा वो अनइवन है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे गड्ढा है, फिर ये ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे नीचे हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर गया। समझ में आ रहा है। तो अनइवन सरफेस होता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट मैग्नेटिक प्लस सरफेस सेलियंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। मैग्नेटिक प्लस सरफेस सेलियंसी, यानी कि एक तो मैग्नेटिक सेलियंसी, तो भाई आपको याद होगा सेलियंट पोल मैंने बताया था कि अगर हम लोग इस तरीके का नॉर्थ पोल लेते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेलियंसी। इससे क्या होता है, इससे स्मूथ वेव फॉर्म बनाने में थोड़ी मदद मिल जाती है, स्मूथ वेव फॉर्म। क्लियर हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है सेलियंसी के ऊपर, ठीक है। अगर मेरे को याद, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हो कि सेलियंसी वाला लेक्चर जो है उसको चेक कर सकते हो। सेलियंट पोल मशीन के अंदर जो मैंने सीरीज बनाई है सेलियंट पोल मशीन के ऊपर, वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा कि सेलियंसी की इंपॉर्टेंस क्या है। देता हूँ, देखो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इस सरफेस की सेलियंसी की, देखो यहाँ पे क्या उबड़ खाबड़ सरफेस है, यानी कि पहले अंदर है, गड्ढा है, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, फिर ऊपर चला गया। हमने क्या करा है, जो मैग्नेट्स हैं उनको सरफेस के ऊपर माउंट किया है। नाउ अब
एक सिनारियो है, एक सोच के देखो कि भाई ये रोटर तुम्हारा रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो इन ये जो मैग्नेट्स हैं इनके तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और यहाँ पे अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें महसूस होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अनइवन सरफेस है तो एयर भी इनको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। आपको याद होगा सेलिएंट पोल मशीन के अंदर यही प्रॉब्लम मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि ये जो मैग्नेट जो हमने ऊपर माउंट करी है ना, तो ये इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर वर्क करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। जबकि अगर यहीं पे सरफेस क्या होती, स्मूथ होती, बिल्कुल स्मूथ, तो वहाँ पे क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इतना अंतर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पार्ट पे कोई भी मैग्नेट माउंट नहीं है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग होगा। जबकि यहाँ पे क्या, एक हैवी मास की परमानेंट मैग्नेट माउंट है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर मास एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्योंकि यहाँ पे हैवी मास, यहाँ पे क्या है, ये क्या है तुम्हारा हैवी मास है, ठीक है, हैवी मास, तो यहाँ पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे कोई मास नहीं है तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कम होगा, तो अनइवन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो मैग्नेट है ये बाहर की तरफ टूट सकती है, डिटोरेट हो सकती है। तो हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि हम इन्हें हाई स्पीड पे नहीं चला सकते। याद होगा ये सेम कंडीशन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के अंदर आई थी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स होते हैं, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर्स, वो कहाँ यूज़ होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। हाइड्रो क्यों? क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, जो एन होती है वो लो होती है, ठीक, और स्पीड कम होती है, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहती है। तो ऐसे में ये जो सेलिएंट प्रोजेक्शन है ये काम करा देता है, मतलब चल जाता है, दिक्कत नहीं आती। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो इनकी जो सरफेस सेलियंसी, इसके कारण लिमिटेशन आ जाती है। तो अगर इस तरीके की BLDC मार्केट से खरीदोगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हें इनकी स्पीड लिमिटेशन होगी। ये हाई स्पीड पे चलने वाली BLDC मोटर नहीं मिलेंगी आपको, सरफेस माउंट वाली। क्लियर हो रहा है ना? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इनर माउंट, ठीक है, इनर माउंट। हमने क्या करा, हमने ये परमानेंट मैग्नेट बाहर निकालने की जगह अंदर कर दी। अब अंदर कर दी तो बाहर का सरफेस क्या हो गया भाई, यहाँ देख सकते हो क्या है, स्मूथ सरफेस है। और सरफेस स्मूथ है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो सब साइड पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? चारों तरफ से बराबर होगा तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ना ज़्यादा नॉइस करेगा और बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन मिलेगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, स्मूथ सरफेस, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि रोटर बाहर से बिल्कुल चिकना होता है और सारी मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट अंदर की तरफ लगी होती हैं, तो आउटसाइड से स्मूथ परमानेंट मैग्नेट स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक सेलियंसी। नाउ अगर आप बात करते हैं तो भाई देखो इसके अंदर सरफेस सेलियंसी तो नहीं है, जैसा यहाँ पे था कि ये सरफेस इस तरीके से था, देन फिर से ये था, ये थी सरफेस सेलियंसी। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एक स्मूथ तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, नो सरफेस सेलियंसी। सरफेस सेलियंसी तो नहीं है, ठीक है। नाउ सरफेस सेलियंसी नहीं है पर मैग्नेटिक सेलियंसी है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तो मैग्नेटिक सेलियंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक सेलियंसी है पर सरफेस सेलियंसी नहीं है, और ये अच्छी बात है क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कई बार आपके मन में हो सकता है, पहले के समय यानी कि स्टार्टिंग फेज में BLDC मोटर में केवल सरफेस माउंट BLDC रोटर बनाए गए। हुआ क्या, जब हमने सरफेस माउंट बनाए यानी कि ये वाले, तो हमने ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, अनइवन सरफेस था, सरफेस सेलियंसी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रॉब्लम है और हम ज़्यादा तेज नहीं चला सकते, ठीक। लेकिन हमने क्या करा, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इनर माउंट परमानेंट मैग्नेट रोटर बनाए। समझ में आया? तो ये आयु समझ में आ रहा होगा। देखो तो कैसे टेक्नोलॉजी ने यानी कैसे इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को आने वाले समय में सॉल्व करा। दिस इज व्हाट वी कॉल रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। समझ में आया? तो इस तरीके से इंजीनियर्स ने इसको सॉल्व करा इस प्रॉब्लम को, और उन्होंने ये जो मैग्नेट्स थे इनको अंदर कर दिया, अंदर करके बना दिया इनर माउंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेलियंसी। नाउ अब यहाँ पे ये इसका मेन फीचर आ गया, हाई स्पीड ऑपरेशन। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, जब कि स्मूथ सरफेस है, सरफेस हमारा स्मूथ है, केवल मैग्नेटिक सेलियंसी है, देयर इज नो सरफेस सेलियंसी, तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा फोर्स। तो ऐसे केस में हम हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये देख सकते हो, ये जो मैंने बनाया है इसी तरीके का हमारा होता है अल्टरनेटर के अंदर। आपको याद होगा हमने बात करा था सिलिंड्रिकल रोटर, सिलिंड्रिकल रोटर जो मशीन्स होती हैं, इसीलिए सिलिंड्रिकल रोटर का जो सेलिएंट पोल होते हैं, जनरेटर होते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं टर्बो जनरेटर। दीज आर कॉल्ड टर्बो जनरेटर्स। ये नहीं
जो हमने अल्टरनेटर यानी कि सिंक्रोनस मशीन की सीरीज में देखा था, तो कुछ कुछ वैसा ही है। तो इसीलिए सिलिंड्रिकल पोल के जो डिवाइसेस होती हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि वो सिलिंड्रिकल स्मूथ होती हैं तो हाई स्पीड आरपीएम पॉसिबल है, इसीलिए उनका टर्बो जनरेटर में इस्तेमाल करते थे। खैर यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे हाई स्पीड ऑपरेशन की, यानी कि अगर तुम BLDC मार्केट से खरीदने जा रहे हो और कह रहे हो भाई कि तेज स्पीड वाली चाहिए तो तुम्हें ये वाला लेना पड़ेगा, अगर स्पीड ऑफ ऑपरेशन तुम्हें लो रखना है तो ये वाला लोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मिसिंग नहीं है, वो ये है जो यहाँ मिस है, इसमें नॉइस बहुत जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि एयर क्या होगा, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होगी जब ये गोल गोल घूमेगी। देखो जब भी हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड क्या होता है, साउंड जो होता है वो एयर के डिस्टर्बेंस पे डिपेंड करती है। ये एक इसको गांठ बांध लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये डिस्टर्बेंस। यानी कि जब भी एयर के अंदर कोई भी मशीन अगर चलते समय एयर को जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी उतनी ज़्यादा वो साउंड करेगी। सिंपल सा रूल है। तो देखो अब ये मशीन अगर इसे रोटेट कराओगे तो ये इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ की एयर ये क्या करेगी, स्मूथ तो है नहीं, तो यहाँ पे एयर अलग तरीके से चलेगी। यहाँ जैसी ये वाला जो यहाँ पे मान लो एयर के पार्टिकल्स होंगे, तो जैसे ही मोटर इनसे टकराएगी तो ये बहुत तेज भागेंगे बाहर की तरफ टकरा के। तो देखो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं एयर के अंदर। देखो वैसे यहाँ के एयर के पार्टिकल देखो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे इसके रोटर मोशन से। देखो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। तो ये देखो क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, दीज आर कॉल्ड एयर डिस्टर्बेंसेस, एयर डिस्टर्बेंसेस। अब कोई चीज़ अगर एयर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी तो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करेगी। इसीलिए आपको, अगर आपको देखा होगा आपने, जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं वो स्मूथ बनाई जाती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ताकि एयर को डिस्टर्ब कम करें। एयर को डिस्टर्ब ज़्यादा करोगे तो भाई साउंड भी ज़्यादा होगी, और प्लस फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी तुम्हें दिक्कत करेगा। क्योंकि जब तुम एयर पार्टिकल को मार के भगाओगे तो वो जब तुम्हें मारोगे, हिट करोगे, तो तुम्हारे ऊपर भी तो एक्शन रिएक्शन होगा, तो तुम्हारे ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एयर फ्रिक्शन। यही एयर फ्रिक्शन हमारे सामने आता है एक निगेटिव रिस्पॉन्स की तरह। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ये इस तरीके का, इसीलिए एयर डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हैं तो एयर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, और प्लस नॉइस ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सरफेस, ये क्या स्मूथ है, अगर यहाँ के आसपास के एयर पार्टिकल्स हैं इनसे पूछोगे, कहेंगे भाई हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई हमें मार के नहीं भगा रहा है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। सारी एयर के जो आसपास की है वो एक साथ हल्का हल्का स्मूथली इसके साथ थोड़ा सा घूमेगी और कुछ खास डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, नॉइस लेस ऑपरेशन, नॉइस लेस ऑपरेशन। यानी कि अगर आप BLDC मोटर का इस्तेमाल कर रहे हो कहीं ऐसी जगह जहां नॉइस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जांपल घर के बाहर कोई एप्लीकेशन है या किसी कूलर के अंदर है, तो भाई वहां पे नॉइस तो हो ही रही है, ठीक है। तो अगर साउंड, अगर आपको नॉइस मतलब हो सकता है कूलर भी आप नॉइसलेस बनाना चाहो, तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि नॉइस ना हो तो आप क्या करेंगे, स्मूथ सरफेस का रोटर लोगे, यानी कि इनर माउंट परमानेंट मैग्नेट रोटर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुका है, इसको अब खत्म करते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ ओवर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ पोल आर्क। यानी कि अगर हम पोल आर्क की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाई पोल्स जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट के इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोल कुछ इस तरीके के नहीं होंगे, ये नहीं होते हैं, बल्कि इस तरीके के, यानी कि जैसे हमने सेलिएंट पोल में कहा था डिस्कस कि ये इनका पोल शो या कह सकते हो आर्क होती है। तो नाउ बहुत सिंपल है, 180 डिग्री। देखो यहाँ पे हम दो तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ पोल आर्क। तो पोल आर्क के बेसिस पे हम बात करें तो एक होते हैं 180 डिग्री के और एक होते हैं 120 डिग्री के। तो देखो 180 डिग्री अगर पोल आर्क की बात कर रहे हैं तो ये कुछ होगा, देखो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम बात करें इतना पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन नॉर्थ की तरह वर्क कर रहा है और ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये साउथ की तरह। तो अगर तुमसे पूछा जाए ये कितना एरिया कवर कर रहा है एंगल वाइज, इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो देखो इलेक्ट्रिकली दिस इज 180 डिग्री, कंप्लीट 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज 180 डिग्री पोल आर्क। ओके, याद रखना ये 180 डिग्री जो हम बात कर रहे हैं दिस इज इलेक्ट्रिकल एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहीं पे 4 पोल मशीन बना दूं तो 4 पोल में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आर्क कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा भाई। दिस इज अगेन 180 डिग्री आर्क। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है। तो देखो ये क्या है, ये भाई 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए कि अच्छा ये तो यार केवल अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये तो सर 180 डिग्री नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं ये 180 डिग्री होगा। डिपेंड करेगा कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 90 डिग्री मैकेनिकल, लेकिन अगर हम 4 पोल मशीन यूज कर रहे हैं तो P अगर इलेक्ट्रिकल निकालोगे सो दिस इज 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्योंकि 2 पोल है, दिस इज 2 पोल्स। 2 पोल्स में क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल होता है। याद होगा फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं कि थीटा
इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही तुम 4 लोगे तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। वेट, एक मिनट रुकना यार, इसको फॉर्मूला शायद मैं उल्टा लिख गया हूँ, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो देखो जैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 4 पोल करूँगा तो 4/2 इंटू 90 डिग्री ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा था, तो आइए समझ में आ गया होगा। सो दिस इज 180 डिग्री पोल आर्क। तो अगर 180 डिग्री पॉसिबल है, दूसरा क्या है 120 डिग्री पोल आर्क मेथड, सॉरी पोल आर्क लेंथ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, 120 डिग्री की ही पोल आर्क ली हुई है। दिस इज पोल आर्क का मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये नॉर्थ पोल जितना कवर कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है, ये है 120 डिग्री, ओके। इसी तरीके से जो ये साउथ पोल कवर कर रहा है, दिस इज अगेन 120 डिग्री, ठीक। तो ये जो 120 डिग्री है ये क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल पोल आर्क। ये है पोल आर्क है आपकी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो पोल आर्क की बात कर रहे हैं ये कौन सा है, ये है इलेक्ट्रिकल एंगल। तो यहाँ पे ये दो ही पॉसिबल है, यानी कि अगर आप BLDC मोटर लेने जाते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ पोल आर्क दो तरीके की BLDC मोटर तुम्हें मार्केट में मिल सकती है। वन इज 180 डिग्री पोल आर्क एंड द सेकंड वन इज द 120 डिग्री पोल आर्क, ओके। ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है ना। फाइनली जो थर्ड तरीके का जो हमने डिफरेंशिएशन करा था वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर कैसा चुन रहे हो, यानी कि कम्यूटेशन जो हम ले रहे हैं वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे बेसिकली बड़ा क्लासिफिकेशन है, एक एक करके देखते हैं। तो भाई हम इसको ले सकते हैं सिंगल फेज सिंगल पल्स, दूसरा, एक मिनट को कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये वाइट, ओके। सिंगल फेज सिंगल पल्स ले सकते हो, सिंगल फेज 2 पल्स ले सकते हो, 2 फेज 2 पल्स ले सकते हो, 3 फेज 3 फेज ले सकते पल्स ले सकते हो, 3 फेज 6 पल्स ले सकते हो, एंड मल्टी फेज एंड मल्टी पल्स ले सकते हो। अब कुछ समझ नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी ये केवल मैंने आपको नाम लिया है, इसको डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो जरा देखते हैं कि पल्स और फेज का मतलब क्या है जब भी हम बात करेंगे BLDC मोटर की। तो अगर मार्केट जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई यहाँ ये वाली BLDC मोटर थोड़ी सी महंगी है क्योंकि 3 फेज 6 पल्स है और एक है 3 फेज 3 पल्स, तो तुम कौन सी लोगे, इसका आंसर मैं इसी वीडियो में लास्ट में दूंगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि मतलब क्या है। तो अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ फेज एंड पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई पल्सेस और फेज का रोल क्या है। तो सबसे पहले पल्स का रोल समझ लेते हैं। देखो पल्स का काम क्या होता है, मैंने भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर की, तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा DC को AC में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी कि हम लोग जो DC सप्लाई दे रहे हैं कांस्टेंट पोलैरिटी की, उसे अल्टरनेटिंग पोलैरिटी की सप्लाई में कन्वर्ट करना। ना ऐसा करने के लिए जब हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं, स्विचेस का, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन। वहीं पे अगर हम ऐसा करने के लिए DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है कम्यूटेटर। तो क्योंकि ये ब्रशलेस DC मशीन बना रहे हैं तो ये तो सिस्टम से हमने बाहर कर दिया और हम स्विचेस, सेमीकंडक्टर स्विचेस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन। नाउ अगर हम इन स्विचेस की बात करते हैं तो भाई ये जो स्विच है इन्हें ऑन एंड ऑफ करा जाएगा, जैसा कि इन्वर्टर में करते हैं। आपने पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर PWM इन्वर्टर का जब भी इस्तेमाल करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि स्विचेस को ऑन ऑफ करके हम लोग क्या करते थे, उस इन्वर्टर से DC को AC में कन्वर्ट करते थे। तो वो सेम काम यहाँ करना है हमें, ठीक है। तो पल्सेस का क्या रोल है, तो पल्सेस का जो काम होता है वो यूज करा जाता है टू टर्न ऑन एंड ऑफ दी स्विचेस एट प्रॉपर इंटरवल्स। यानी कि किसी भी स्विच को तुम्हें ऑन करना होगा और ऑफ करना होगा तो वो प्रॉपर इंटरवल, यानी कि प्रॉपर टाइम जिस पे तुम स्विच को ऑन एंड ऑफ करोगे, ऐसा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पल्सेस का। क्लियर हो गया। तो पल्सेस का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, स्विचेस को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल पल्स अगर नीचे चल रही है यानी कि 0, देखो पल्स जनरली इस तरीके की होती है, इसको हम कह सकते हैं 1 पोजीशन और इसको कह सकते हैं कि 0। तो अगर पल्स 1 है तो हम मान के चलते हैं हम यहाँ पे स्विच को ऑन कर रहे हैं, और पल्स 0 है तो स्विच हमारा ऑफ है। तो ये दो पॉसिबल कंडीशन है, रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके के स्विच के साथ पल्स को कनेक्ट कर रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये पल्स हो गई, ओके। तो पल्स का काम समझ में आ गया। नाउ पल्स से BLDC मोटर में क्या मतलब है, तो देखो BLDC मोटर के अंदर जो पल्सेस का नंबर मैंने बताया था, पीछे वाली स्लाइड देखो भाई, सिंगल पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स, 6 पल्स, इसका क्या मतलब है। तो BLDC मोटर के अंदर ये जो पल्सेस होती हैं इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्विचेस का काउंट करते हैं। यानी कि ये जो पल्सेस का नंबर है, यानी कि जो पल्सेस का नंबर है ना, पल्सेस का नंबर, ये डिसाइड करेगा कि कितने स्विच इस्तेमाल करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन सर्किट के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पहले तो मतलब समझ लो, यानी कि अगर तुम BLDC मोटर मार्केट से खरीदने जा रहे हो और उसके इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर पे लिखा है 6 पल्स, तो इसका मतलब 6 स्विच का इस्तेमाल हो रहा होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहला रोल क्या होता है पल्स का, पल्स का रोल होता है स्विच को ऑन एंड ऑफ करना, और पल्स
नंबर ऑफ स्विच को डिसाइड करेगी, यानी कि जितनी पल्स होंगी उतने स्विच का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्किट में कर रहे होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ सेकंड चीज आ जाती है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है फेज की। तो फेज का क्या काम है, तो भाई फेज का काम अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके के पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं, 3 क्या और भी हो सकती हैं। तो जनरली फेज ये डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ वाइंडिंग फेजेस, यानी कि तुमने कितने फेज की वाइंडिंग की हुई है। आपको याद होगा अगर हम एसी मशीन की बात करें तो सिंगल फेज हो सकती है, 2 फेज हो सकती है, 3 फेज हो, बस वही फेज यहाँ पे है। ठीक है, अब इन फेजेस का क्या काम है, इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा जहां पे मैं वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा, तब ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी क्लासिफिकेशन समझ लो। तो नंबर ऑफ फेजेस में आर्मेचर वाइंडिंग, देखो आपको याद होगा हमने बताया था कि स्टेटर के ऊपर मैंने आर्मेचर वाइंडिंग की थी, आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग एक फेज की कर रहे हो क्योंकि एसी हो रही है ना, देखो स्टेटर के ऊपर आ रहा है एसी। अब एसी जो है तुम्हारा सिंगल फेज हो सकता है, 2 फेज हो सकता है, 3 फेज हो सकता है, 6 फेज हो सकता है। तो जो एसी, ये एसी कौन दे रहा है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर, ठीक है, स्विचेस का इस्तेमाल करके, स्विचेस एंड पल्स का। ठीक, तो अब ये कोई भी फेज हो सकता है, तो वही चीज मैंने यहाँ बनाई। फॉर एग्जांपल अगर तुम बीएलडीसी मोटर सिंगल फेज लेते हो तो एक ही फेज की पूरी वाइंडिंग की होगी और यहाँ पे 2 तार निकले होंगे। वहीं पे अगर तुम बात करते हो 2 फेज की, तो देखो एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, यानी कि 2 फेज की वाइंडिंग की होगी। वहीं पे अगर 3 फेज की बात कर लेते हो तो दिस इज 3 फेज वाइंडिंग। ये बिल्कुल वैसे जैसे सिंक्रोनस मशीन में की थी, कुछ इसी तरीके की वाइंडिंग तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आई होप फेज और पल्स का काम क्लियर हो गया होगा, रोल समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। तो अगर बीएलडीसी मोटर पे लिखा है सिंगल फेज सिंगल पल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल फेज का मतलब हो गया बीएलडीसी मोटर के अंदर सिंगल फेज वाइंडिंग की है स्टेटर के ऊपर। बहुत सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेटर, ये स्टेटर है बीएलडीसी मोटर का, तो देख सकते हो एक ही वाइंडिंग की हुई है, तो सिंगल फेज आर्मेचर वाइंडिंग आपने बीएलडीसी मोटर पे की है। क्लियर हो गया। देखो ये है, आप इसको इस तरीके से देखो, ये है एक कोड के रूप में और ये हम कर रहे हैं डिकोडिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिकोडिंग। क्लियर हो रहा है। तो अगर मार्केट जाते हो और तुम कुछ नहीं पता है तुम्हें बीएलडीसी मोटर के बारे में, तो आप इसको डिकोड नहीं कर पाओगे, लेकिन वो आपको कुछ भी समझा सकता है। लेकिन अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो, इस लेक्चर को समझ लेते हो, तो अब आप डिकोड कर सकते हो जो उस इन्वर्टर के इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर के ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आया। तो देखो हम एक एक करके डिकोड करेंगे। सिंगल फेज सिंगल पल्स का मतलब क्या हुआ कि बीएलडीसी सिंगल फेज का मतलब हो गया बीएलडीसी मोटर के ऊपर सिंगल फेज वाइंडिंग है, ये बना दी मैंने। नाउ सिंगल पल्स का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर सर्किट जो हमने डिस्कस करा था, इन्वर्टर की तरह जो वर्क करता है, वो सिंगल पल्स का इस्तेमाल कर रहा है ऑन या फिर ऑफ करने के लिए सिंगल स्विच ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब इसको यहां समझते हैं। दिस इज सिंगल वाइंडिंग, ये क्या है, सिंगल फेज की वाइंडिंग हो गई। ये तुम्हारी क्या है, सिंगल फेज वाइंडिंग, 1 फेज वाइंडिंग हो गई। अब इस वाइंडिंग को हमें, देखो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर ऑन एंड ऑफ करके ही तो वोल्टेज को रिवर्स करता है। तो हम क्या करेंगे, इस सिंगल फेज वाइंडिंग को ऑन एंड ऑफ करेंगे और ऑन एंड ऑफ करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे और इस स्विच को चलाने के लिए हम करेंगे सिंगल पल्स का इस्तेमाल। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब सिंगल पल्स का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर सिंगल पल्स का इस्तेमाल कर रहा है कि क्या करने के लिए, ऑन एंड ऑफ करने के लिए सिंगल स्विच। तो देखो सिंगल स्विच है, दिस इज सिंगल स्विच, और इसको चलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल पल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग, यानी कि एक ही वाइंडिंग यहाँ पे की हुई है। समझ में आ गया होगा। नाउ नहीं समझ में आया तो आगे भी और क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये केस देखो 2 फेज 2 पल्स, इसका मतलब 2 फेज का मतलब स्टेटर के ऊपर 2 फेज वाइंडिंग की हुई है, तो एक फेज ये हो गया फेज 1, दिस इज फेज 2। क्लियर हो गया। तो 2 फेज वाइंडिंग हमने आर्मेचर वाइंडिंग पे की हुई है। क्लियर हो गया, ये चीज खत्म हो गई यहाँ पे। नाउ दिस इज 2 पल्स, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर सर्किट यूज 2 पल्सेज टू ऑन एंड ऑफ 2 स्विचेस। देखो मैंने आपको पीछे बताया था शुरुआत में ही कि भाई बीएलडीसी मोटर के अंदर जितनी नंबर ऑफ पल्सेज लोगे वो उतने नंबर ऑफ स्विच का इस्तेमाल करोगे, ये बीएलडीसी मोटर के अंदर होता है। तो आप देखो 2 पल्सेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू ऑन एंड ऑफ 2 स्विचेस ऑफ 2 फेज वाइंडिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो हमने 2 फेज वाइंडिंग की है, एक वाइंडिंग आर हो गई, एक वाइंडिंग वाई हो गई। क्लियर हो गया, यहाँ पे 2 फेज वाइंडिंग हो गई। अब इन दोनों वाइंडिंग को ऑन ऑफ करने के लिए हमने 2 स्विच का इस्तेमाल कर लिया, स्विच 1 स्विच 2। तो 2 फेज वाइंडिंग 2 स्विचेस। अब इन दोनों स्विच को चलाने के लिए एक पल्स हम इसको देंगे और एक पल्स इसको देंगे। ठीक है, सो दिस इज पल्स 2 एंड दिस इज पल्स 1। तो हमने इन दोनों स्विचेस को ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए 2 पल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो 2 वाइंडिंग 2 स्विच एंड 2 पल्स। क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना, 1 स्विच पर फेज निकल के आए, यानी कि एक फेज एक स्विच पे लगा हुआ है या एक स्विच एक फेज पे लगा हुआ है। क्लियर हो गया। सो आई होप थोड़ा थोड़ा डिकोड कर पा रहे होगे, यानी कि जो भी लिखा है उसका मतलब क्या है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट
इसको हम देखते हैं कि मोस्टली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना, 3 फेज 6 पल्स, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब हम वर्किंग सीखेंगे। 3 फेज का मतलब हो गया कि BLDC मोटर के ऊपर 3 फेज वाइंडिंग है, भाई 3 फेज वाइंडिंग हमने कर दी BLDC के मोटर के ऊपर, ये बिल्कुल जैसे सिंक्रोनस मशीन के अंदर 3 फेज वाइंडिंग होती है वही है। नाउ नेक्स्ट इज 6 पल्स। अब इस 6 पल्स का क्या मतलब है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर सर्किट जो है वो 6 पल्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्या करने के लिए, ऑन एंड ऑफ करने के लिए 6 स्विचेस को ऑफ 3 फेज वाइंडिंग। क्लियर हो रहा है। अब इसको जरा समझते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन सर्किट है, तो देखो यहाँ पे हमने कितना क्या करा है, 3 वाइंडिंग है, R, Y एंड B, 3 वाइंडिंग ले ली, और इन 3 वाइंडिंग को ऑन ऑफ करने के लिए 6 पल्स और 6 स्विचेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये स्विच ले लेते हैं, तो एक स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5 एंड स्विच 6, 6 स्विच हो गए। और इन 6 स्विच को चलाने के लिए हमने 6 वाइंडिंग ली, तो इसके लिए एक पल्स, इसके लिए एक पल्स, इसके लिए एक, इसके लिए एक। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 6 स्विचेस और 6 पल्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग स्विचेस को ऑपरेट करने के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा। तो देख सकते हो, तो 6 स्विचेस हैं और 6 पल्सेस हैं। तो अगर हम बात करते हैं पर फेज कितने स्विच आए, तो 2 स्विचेस पर फेज आ गए। क्लियर हो गया यहाँ पे, 2 स्विचेस पर फेज आ गए। क्लियर। सो दिस इज द मोस्टली यूज, यानी कि मोस्टली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो वाइंडिंग का यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वाइंडिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर या यूटिलाइजेशन फैक्टर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वाइंडिंग का यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो काफी ज्यादा हाई होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, और बहुत अच्छा ऑपरेशन और स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिलता है हमें BLDC मोटर का 3 फेज 6 पल्स के अंदर। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के डिफरेंशिएशन सीखे जिसमें हम BLDC मोटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करते हैं रोटर स्ट्रक्चर, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ पोल आर्क, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन सर्किट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन सर्किट के अंदर पल्सेस का रोल समझ में आ गया होगा, फेज का रोल समझ में आ गया होगा, और 3 कोई भी नंबर आपको दे रखा है जैसे 2 फेज 2 पल्स, तो यहाँ से आप इसको डिकोड करना समझ में आ गया होगा कि कितनी पल्सेस हैं। उससे हम, अगर 2 पल्स में दे रखा है, अगर कहीं दे रखा है 3 पल्स, तो यहाँ से आप डिकोड कर सकते हो कि 3 पल्स का मतलब हो गया कि 3 स्विचेस का इस्तेमाल हो रहा है, 3 पल्सेस हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। और अगर लिखा है 2 फेज, तो यानी कि 2 फेज को चलाने के लिए 3 स्विचेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 2 वाइंडिंग के ऊपर 3 स्विच लगे हुए हैं। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ये BLDC मोटर के अंदर धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं और काफी डिटेल में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। लेक्चर पसंद आया लाइक कर सकते हैं। कुछ नया सीखा कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छा लगा है तो भी बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन या डाउट है जो आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं सेपरेट, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।